बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक सिलेबस के लिहाज से नेक्स्ट टॉपिक है जी सॉइल पीएच। सिलेबस में सिर्फ पीएच लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि सॉइल वाले चैप्टर में है तो ज़ाहिर है सॉइल पीएच बात दी जाएगी। हमने यहाँ पे इसको सॉइल के रेफरेंस से स्टडी करना है या सॉइल के अंदर मौजूद पानी के लिहाज से भी कर सकते हैं। एज सच पीएच क्या है, पीएच कैसे होती है, क्यों होती है, ये सब कुछ आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। आप केमिस्ट्री में पीएच का कंसेप्ट मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं। आप समझते हैं पीएच क्या चीज़ होती है, कैसे ये डेवलप होती है, बनती है, बेसिक पीएच क्या है, न्यूट्रल पीएच क्या है, बेसिक पीएच। मैं इस तरह के बेसिक जो क्वेश्चन है उनमें से किसी चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा। मैं सिर्फ सॉइल के रेफरेंस से मिट्टी की पीएच क्या होती है, हम उसे कैसे चेक कर सकते हैं। चेक हम उसको टेस्ट करना है तो हम कैसे टेस्ट करेंगे कि पीएच कितनी है। तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ पीएच इन, और इसके अलावा ये इफेक्ट्स ज़ाहिर है कि पौधों के ऊपर होंगे, पौधे ग्रो करेंगे तो क्या होगा, इसकी वजूहत क्या है, वो कौन सी काजेज हैं जो पीएच को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, हम काजेज का जिक्र कर सकते हैं। ये हैं वो चीज़ें जो, हाँ एक और मेजरमेंट, चूँकि टेस्ट लेवल में सॉल्व कर दिया, टेस्ट कर लें या मेजरमेंट कर लें, ये एक ही चीज़ कह सकते हैं इसको, टेस्ट या मेजरमेंट। ये सब की सब चीज़ें हमने इसको डिस्कस करना है और ज़ाहिर है कि हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एम नॉट श्योर सिलेबस आपने देखा होगा, सिलेबस में कोई है ना पीएच के हवाले से कोई स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट, सिलेबस में पीएच के हवाले से कोई स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट है कि नहीं है, चेक किया किसने सिलेबस? नो आंसर। सर एग्जैक्टली याद नहीं है सिलेबस प्रैक्टिकल्स का। ताहर किसी और ने देखा हो, किसी के पास प्रैक्टिकल नोटबुक पड़ी हो, उसमें सिलेबस हो या सिलेबस की वैसे काफ़ी पड़ी हो, उसको देख के चेक कर लें। या से रिलेटेड तो कोई स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है इकोलॉजी के रेफरेंस। सर है, सर है। जी बताएं क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड पीएच इन सॉइल एंड वाटर। नहीं, अगर आपने जो फिगरा बोला है, अगर ये फिगरा सिलेबस में लिखा हुआ है तो फिर तो सिलेबस गलत है। हमने लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बोनेट्स इन पीएच, ये लिखा है एंड पीएच एंड पीएच। हाँ जी, अगर कार्बोनेट्स और पीएच तो ये दो एक्सपेरिमेंट है। कार्बोनेट्स को मेजर करना एक अलग एक्सपेरिमेंट है और पीएच को मेजर करना एक अलग एक्सपेरिमेंट है। ये दो सब ठीक है। चलें, जो चीज़ हमें चाहिए थी कम से कम मिल गया कि ये है, ठीक है जी। और मैं इसी रेफरेंस से खास तौर पर इसको डिस्कस करूंगा। मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं पीएच की बेसिक्स नहीं जाऊंगा, उससे आप पहले से बात करें। लेकिन ये सब चीज़ें जिनका जिक्र मैंने यहाँ पे कर दिया है हेडिंग्स के अंदर, इनको मैं जो है वो डिस्कस करूँगा, जिसमें चूँकि अभी सवाल ने जो बताया है कि डिटरमिनेशन पीएच जो है वो शामिल है रेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिएगा कि पीएच को डिटरमिन करने के बहुत से मेथड हैं। चूँकि हमारा टॉपिक है बेसिकली सॉइल पीएच, लेकिन याद रखिए कि आमतौर पर जो सॉइल होती है वो ड्राई होती है। आमतौर पर जो सॉइल है, जो मिट्टी है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो सॉइल तो आमतौर पर ड्राई होती है। क्या हम उस ड्राई सॉइल की डायरेक्टली पीएच मेजर कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक, इज इट पॉसिबल और नॉट? क्या सर हम नहीं ड्राई, है पॉसिबल, पानी डाल के ही किया जा सकती है। जी अंदरीब का जॉब है जी, सिर्फ पानी डाल के कर सकते हैं, और किसी का जॉब जी, और किसी के ख्याल में क्या ऐसा मुमकिन है कि इसको ऐसा मेजर कर लिया जाए? चलो ठीक है जी, अंदरीब का जॉब दुरुस्त है। याद रखिए अगर मिट्टी बिल्कुल ड्राई है, टोटल खुशक जैसे सैंड होती है, सैंड आपको ड्राई होती है, तो उसमें तो कतई पॉसिबल नहीं है। अगर गीली मिट्टी हो तो पॉसिबल है, लेकिन जो आम तरीकाकार क्या किया जाता है वो यही होता है कि सॉइल लें गिवन अमाउंट, उसकी कोई भी खास मकदार ले लें, उसमें अपने प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर कह लें, डिस्टिल्ड वाटर कह लें, एक ही चीज़। देखिए मैं प्योर का लफ्ज़ डिस्टिल्ड का मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्योर डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना है। अब डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं कि जब प्योर है और बिल्कुल फ्रेश है, प्योर भी हो
फ्रेश भी हो, बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। और डिस्टिल्ड वाटर, ये आपने ऐड किया सॉइल के अंदर। इसको जब ऐड करके आप हिलाएंगे तो जो एक्सक्यूज एसिड, मी सर, जी सर सिलेबस में तो पीएच का जिक्र ही क्यों नहीं दिया गया एक्सपेरिमेंट में? ये आप कह रहे हैं जी, तो उधर से भी ये किसने कहा था जी? सवा, बिल्कुल सवा ने कहा है। सवा ने सर मैंने एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल नोटबुक से देखा है। अपने प्रेडिकल नोटबुक से लिखा है। जी ताहर, आपके पास सिलेबस है, उसकी वर्डिंग इसमें क्या है? सर एज सच पीएच के बारे में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं दिया गया। एक्सपेरिमेंट नहीं दिया, चलें इसको प्रैक्टिकल नहीं है तो आप थ्योरेटिकल समझें, क्योंकि बीएच हमने इसको पढ़ना तो है ना कुछ ना कुछ, तो इसकी अगर ये प्रैक्टिकल में नहीं है तो ये थ्योरी समझिए इसको सारे को। जी, हमने पानी प्योर फ्रेश लेना है, डिस्टिल वाटर डाल रहे हैं। आप जैसे डालेंगे, बल्कि आपने बीकर के अंदर वो मिट्टी ली हुई है, कप में पानी डाल दिया, सोल्यूशन तैयार कर लिया, उस सोल्यूशन को आपने ड्रेन कर लिया, ये आपने एक उसको एक पेट डिश में रख लिया या वॉश ग्लास में रख लिया। ये सॉइल सोल्यूशन था, इस बार इसमें सॉइल मौजूद है, उस सॉइल में आपने पानी डाल दिया हुआ है, सोल्यूशन बनाया तो उसको आपने निधार के इसके अंदर डाल दिया, आपने सॉइल सोल्यूशन ले लिया। दिस इज द सॉइल सोल्यूशन। अब याद रखिए, बात हो रही है कि इसको अगर हमें मेजर करना है, टेस्ट करना है कि ये सॉइल किस किस्म की है, तो कैसे कर सकते हैं। याद रखिएगा कि सबसे आसान आसान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे पास, मैं अवेलेबल बात कर रहा हूँ, नंबर वन, आप आई एम श्योर कि आप लोग पीएच पेपर से वाकिफ हो। आई एम श्योर कि आप लोग यस सर, पीएच यस। पेपर से वाकिफ हैं जी। यस, सवाल ने कहा जी, सवाल ने कहा दूसरा बिल्कुल ठीक है जी। पीएच पेपर कितने लोग हैं आप में से लोगों ने इसको यूज किया हुआ है? पीएच पेपर को आप में से लैब में, अब लैब का मतलब मैं बीएस के हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर बीएस में नहीं तो बीएस से पहले किसी ने मैट्रिक में एफएससी में यूज किया। कितने लोग वाकिफ हैं पीएच पेपर से और इसके इस्तेमाल से? हाथ रेज कीजिए। रम यूसुफ वाकिफ है, ठीक है जी। और बुशरा, ठीक है। और दो बच्चों ने कहा है यस, सवा पहले कह चुके हैं, तीन। और कोई बच्चा जिसको पीएच जी अंदलीब हो गए, तीन बच्चे हो गए, सवा चार, हिना पाँच, और ये है फीफा कायनात 6 7 8 हो गए जी। हाथ करते हैं रेस जी, चल जाए मुझे ओवरऑल क्लास की सूचना कैसी है। और जी चलें, कम बेश 1/3 क्लास ने हैंड रेस करके इंडिकेट किया है कि वो इससे वाकिफ हैं, जिसका मतलब है कि कम अज़ कम फिर 2/3 क्लास ऐसी है जो इससे वाकिफ नहीं है। पीएच पेपर स्टूडेंट स्ट्रिप्स होती हैं, ये मैं जस्ट एक स्ट्रिप दिखा रहा हूँ। इस स्ट्रिप को आपने पीएच जो आपका इसका जो बॉक्स होता है उसमें से निकालना है। उसमें से निकालने के लिए कोशिश करना है या तो आपके हाथ बिल्कुल साफ हो, आपके हाथों में कुछ मिलावट ना हो, या आप एक बिल्कुल साफ फोर्सेप्स की मदद से या हाथों में ग्लव्स पहन के जिस भी तरीके से कोशिश करनी है कि ये कंटेमिनेट ना हो, आपने इसको पिक कर लेना है। इस पीएच पेपर को आपने डिप करना है इसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर। जब आप पीएच पेपर को डिप करेंगे उस सोल्यूशन में, सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर, ये जस्ट मार्जिन से टच करेंगे। आप जैसे टच करेंगे तो इसमें से आपको ऐसे नजर आएगा कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ तक जहाँ तक उसके लिक्विड का इफेक्ट जाएगा, उसका कलर जो है चेंज होना शुरू हो जाएगा। बस ये मैं दरवाजा बंद कर दूँ, श्योर आ रहा है। जी, अब जैसे इसको डिप करेंगे, जैसे मैंने कहा, इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब जहाँ से आपने स्ट्रिप ली थी वो पैकेट हो सकते हैं या वो रोल हो सकता है। फर्ज कीजिए वो पैकेट है, उस पैकेट के ऊपर उन्होंने कलर स्कीम दी हुई होती है। ये वो पैकेट है जहाँ से आपने स्ट्रिप ली है। इसके ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ, मैं सिर्फ 3 शो करूँगा। एक तरफ रेड कलर होगा, और दरमियान में करके ग्रीन कलर होगा, और आखिर में
ब्लू कलर होगा। या देखिए जब मैं ये कह रहा हूँ रेड ग्रीन ब्लू, एक्चुअली आप इस बात से वाकिफ होंगे कि जो रेड है, रेड और ऑरेंज, रेड के बाद ऑरेंज आएगा, ऑरेंज के बाद ये ऑरेंज है जी, माइक ये माउस काम नहीं कर रहा प्रॉपर, फिर येलो होगा, ग्रीन होगा, और ब्लू के कई शेड्स होंगे, लाइट ब्लू, मिड ब्लू, डार्क ब्लू, ये इस तरह से। अगर रेड हो तो ये हाईली एसिडिक को शो कर रहा है और पीएच ज़्यादा 0 की रेंज में होगा, 0, 1, 2। जब आप ग्रीन पे पहुंचेंगे तो ये तकरीबन पीएच 7 की रेंज में होगा, और जब आप ब्लू में पहुंचेंगे तो पीएच 14 हो। ब्लू का मतलब है कि ये तकरीबन 10, 11, 12 ये आपको ब्लू नजर आना शुरू हो जाएंगे ऑनवर्ड, और 0 से 4 तक तकरीबन वो रेडिश कलर नजर आएगा, उसके बाद ऑरेंज होगा, फिर येलो होगा, फिर ग्रीन, और फिर ग्रीन की मुख्तलिफ शेड्स और फिर ब्लू होना शुरू हो जाएगा। ये वो कलर्स है। अब याद रखिएगा कि इससे जस्ट आप नियरेस्ट जो इंटीग्रल वैल्यू है, यानी इसमें आप सिर्फ ये कहते हैं पीएच 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये यूनिट स्केल तक आप इसको, ये सिर्फ गैस है, अंदाज है, और ये बिल्कुल फ्रेश मेजर करनी है। ये एक मेथड है पीएच पेपर में। सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर आपके पास, ये डिपेंड करता है आपकी केमिस्ट्री लैब में है कि नहीं है, लफ्ज़ है जी पीएच मीटर। क्या आपने पीएच मीटर देखा हुआ है, यूज किया हुआ है कि नहीं, ये आपने बताना है, कौन बताएगा क्लास में से? केमिस्ट्री लैब में आपने पीएच मीटर यूज किया है, देखा है कि नहीं? एनीवन? नो सर, नो। जी, सवाल का जवाब है नो। और कीजिए। सर मैंने देखा हुआ है पीएच मीटर, पर कभी यूज नहीं किया। चलिए जी, आपने देखा हुआ है, ये लैब में देखा है या कहीं और देखा हुआ है? सर इस लैब में तो नहीं देखा था, पहले देखा हुआ है स्कूल में। कौन से स्कूल था आपका? सर काफी छोटी थी तब मैं। नहीं, स्कूल कौन सा था, मैंने ये पूछा है। सर लाहौर में। लाहौर? नहीं, स्कूल का नाम तो बता दें। सर शरीफ एजुकेशन कम्प्लेक्स। फिर बोले हैं। शरीफ एजुकेशन कम्प्लेक्स। अच्छा, शरीफ, ये नवाज शरीफ वाला शरीफ है जी, और कोई है जी? जी सर यही चले, रायमंड रोड, हाँ, रायमंड साइड। तो इसका मतलब इज़हार है कि वो तो फिर बहुत अच्छे वाला स्कूल होगा। एनी हाउ, हमारे यहाँ स्कूल छोड़ हमारे कॉलेजेस में बास्केट की फैसिलिटीज नहीं है। हमारे तो कॉलेजेस में भी फैसिलिटीज मिलती है। पीएच मीटर की दो टाइप्स है। एक बड़े साइज के होते हैं जो खासे महंगे होते हैं, उन्हें बेंच टाइप कहते हैं, और दूसरे छोटे साइज के आ गए हैं, चाइना के बने हुए आ गए। वो देखने में पेन जैसे होते हैं, वैसे तो उनको पेन टाइप कहते हैं, मार्कर के साइज के होते हैं, पेन टाइप। ये ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा बेहतर होते हैं, ये क्योंकि चाइना के बने हुए हैं, बस वो गुजारा होता है जिससे। बहरहाल जौन सा भी हो, तरीकाकार दोनों का एक ही है इस्तेमाल के लिए। इसमें इलेक्ट्रोड दिया होता है, आपने पीएच मीटर को ऑन करना है, उस इलेक्ट्रोड को आपने डिप करना है, ये आपका सोल्यूशन है। इलेक्ट्रोड को आपने पहले साफ कर लेना है, वॉश करना है, वॉश करने के बाद उसको आपने डिप करना है सोल्यूशन में। सोल्यूशन आपको यहाँ पे मौजूद है, ये सारा सोल्यूशन है, आपने इलेक्ट्रोड में डिप किया। आपका जो पीएच मीटर है, अगर पीएच मीटर ये वाला बेंच टाइप है तो उस पर बाकायदा डायल होगा, और अगर ये वाला है पेन टाइप बहुत छोटा सा होता है, तो जस्ट मार्कर के साइज का होता है, जितना मार्कर का साइज है, और उसी के नीचे उसका वो छोटा सा वो इलेक्ट्रोड उसके अंदर से निकल के वो उसमें डिप करेगा, और यहाँ पे उसकी वो जो है रीडिंग आ जाएगी। फर्स्ट कीजिए रीडिंग आ जाए, सपोज रीडिंग आई है 8.3, सपोज रीडिंग है। अब आप देख सकते हैं कि ये 8.3, जो कि यहाँ पे मैंने कहा था कि 0 से 14 तक सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज, ये 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 जो पॉइंट्स हैं, ये उसको भी बता सकते हैं। इसका मतलब जो डिजिटल है पेन टाइप वो से बेहतर है, और बेंच टाइप में ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि वो फर्स्ट की रीडिंग दे रहा हो आपको 8.37। अब ये दो फिगर्स तक, डेसिमल के आगे जी दो डिजिट्स तक, यानी ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा प्रिसीजन है इसकी, या इसका लीस्ट काउंट कम है, इसका लीस्ट काउंट कम है, इसका लीस्ट काउंट उससे ज़्यादा है, और इसका लीस्ट काउंट 1 यूनिट की हद तक होता है। याद रखिएगा, जितना ये आपको शायद याद हो, मैंने एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था थर्ड सेमेस्टर में आपके पास, और वो था उसके हवाले से माइक्रोमीट्री के हवाले से। हमारे यहाँ मेजरमेंट्स में बहुत सी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, लोग बहुत सी बेसिक चीज़ों से, और वजह क्या है, आई एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मैंने तो यही देखा है। ये हमारे यहाँ फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है 9th क्लास में भी और फर्स्ट ईयर में भी, टीचर्स पहला चैप्टर छोड़ते हैं, ये बड़ा आसान है, छड़ दें, जिनको सॉल्व नहीं आता। अब जब पहले से तय शुदा हो कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आना है,
वो कौन उल्लू के बैठे हैं जिन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आना, ये उनको इसको जवाब देना चाहिए। दुनिया में सिलेबस जो होता है उसका मतलब यही होता है कि उसमें से हर जगह से कोई ना कुछ पूछ जाएगी। और सिलेबस ब्रेकअप जो बाकायदा बोर्ड ने की हुई है उसमें मुझे तो अपना याद है बायोलॉजी के लिहाज से उसमें तो बाकायदा मेंशन है कि इस चैप्टर से इतने परसेंट, इस चैप्टर से इतने परसेंट वेटेज के क्वेश्चन आएंगे। वो अलग बात है, वो आते हैं नहीं आते, वो एक अलग मसला है। सिलेबस में कुछ ऐसी होनी ही नहीं चाहिए जिसमें से कुछ ना आ रहा हो, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ आना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए जैसा आपके साथ थर्ड सेमेस्टर में होता। आपको याद होगा आपके जेनेटिक्स के पेपर में एक सिंगल टॉपिक में से 25% पेपर आ गया था। फिर रिमेंबर ये इंतहाई अहमकाना पेपर्स कुछ लोग बनाते हैं बगैर सोचे समझे। जो सिलेबस का असल मकसद होता है कि पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ा जाए, सेलेक्टिव स्टडी ना हो, उस चीज़ को निगेट कर देते हैं जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। बहरहाल मैंने जी जिक्र कर दिया आपके सामने कि जो पीएच मीटर है वो ज़्यादा बेहतर एक्यूरेसी के साथ। अब हमारे पास आपकी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में मुझे मेरा ख्याल है कि यहाँ पे पीएच मीटर बेंच टाइप इनके पास मौजूद है, जबकि हमारे पास जोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है ये पेन टाइप वाले पीएच मीटर मौजूद हैं और जो कि चाइना के बने हुए हैं। और अब इस बात से वाकिफ भी हैं कि चाइना के दोस्त जो पाकिस्तान में आता है वो पाकिस्तान में जा सही है। पर ये है जी कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं। अच्छा ये तो मेजरमेंट होगी, टेस्ट किया। अब क्या वजूहत हैं, मैंने इफेक्ट्स ऑफ काजेस ये दो लफ्ज़ लिखे हैं। मिट्टी की जो पीएच है उसको किस वजह से, ये जहाँ पे मिट्टी मौजूद है आपको याद होगा पीछे डिस्कस कर चुके हैं, उस मिट्टी के अंदर बहुत से ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, एनिमल्स भी हैं और वहीं पे प्लांट्स भी हैं। अब गौर कीजिएगा एनिमल्स, ये अब लिखने में प्रॉब्लम आ रही है जो मुझे मेरा माउस जो है वो अपने का लिखे जा रहा है। एनिमल्स और प्लांट्स ये मौजूद हैं मिट्टी में। अब ये चीज़ें जो मिट्टी में मौजूद हैं ये क्या कर रही हैं। एनिमल की मिसाल ले लीजिए, कोई भी एनिमल है, गाय भैंस पेड़ बकरी, कोई मिसाल ले सकते हैं। दे प्रोड्यूस यूरिन। आप समझते हैं यूरिन किस तरह का होता है, यूरिन की पीएच क्या होती है, कोई इन्फॉर्मेशन कोई नॉलेज इस हवाले से। व्हाट इज पीएच ऑफ यूरिन? सर अल्कलाइन होती है। जी अंजलि को जवाब दो। 8। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। उसकी रीजन सुन लीजिए। यूरिन के अंदर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, आप इन चीज़ों से वाकिफ हैं। यूरिक एसिड जो है वो बहुत कम मिकदार में होता है, अमोनिया की मिकदार ज़्यादा होती है। अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड जो है वो बेसिक होते हैं, हाईली बेसिक होते हैं। यूरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है बल्कि बहुत ही वीक एसिड है। बहरहाल ओवरऑल जो है पीएच वो उसकी एज 8 से भी ज़्यादा की रेंज में जा सकती है। ये हो गया जी यूरिन। अब जहाँ पे यूरिन मिट्टी में ज़्यादा शामिल हो जाएगा उसकी पीएच 7 से 8 की तरफ जाना शुरू हो जाएगी मिट्टी में मिलने से। अगर मिट्टी 7 वाली थी तो पीएच 7-8 के दरमियान में चली जाएगी। एक अगर मिट्टी में कोई एसिड डाल दिया जाए, सोचिए एसिड कहाँ से आ सकता है। एसिड रेन से। एसिड रेन से। अब अगर मिट्टी 7 वाली है, एसिड रेन डालने से वो 7 से कम होकर 6 की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। बशर्ते कि एसिड रेन बाकी एसिड को बहुत ज़्यादा एसिड हो। याद रखिए कि एसिड रेन बहुत ज़्यादा उसके पीएच में डिफरेंस नहीं होता है। अगर फर्स्ट कीजिए, सपोज कीजिए एसिड रेन जो है आप उसको मेजर कर रहे हैं और वो शो कर रही है 6.5। सपोज है अब 6.5 बारिश की मकदार अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी बारिश है और सिर्फ शुरू में ये इतनी होगी, उसके बाद ये चेंज होना शुरू हो जाएगी 6.5, 6.6, 6.7 ऐसे होना शुरू हो जाएगी। जो इनिशियल बारिश होगी उसमें एसिड ज़्यादा होगा, जैसे जैसे बारिश ज़्यादा हो जाएगी एसिड कम होता जाएगा। ये पीएच को जस्ट 0.1-0.2 कम कर सकेगी, इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। बहरहाल इफेक्ट होगा इन चीज़ों का जिसका जिक्र किया गया है। ऐसे आप जो खादें डालते हैं, मुख्तलिफ खादें मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, वो इफेक्ट करती हैं। सब फैक्टर मिल के डिसाइड करेंगे मिट्टी की पीएच क्या होगी। बेस्ट मिट्टी जो पौधों के लिए बेस्ट है उसकी पीएच जो है वो 7 से लेके 7.5 तक है। ये मेजॉरिटी फसलों के लिए। ये भी तकरीबन आप कह लीजिए 7.3, 7.4 जो है पौधों के लिए भी अच्छी पीएच वही वाली है जो हमारे लिए है, इंसानों के लिए। 7.3, 7.4 की जो रेंज है 7 से 7.5 के दरमियान में। अब इस बात से वाकिफ होंगे कि ह्यूमन ब्लड की भी 7.4 होती है और अक्सर बेशर पौधों के लिए भी 7.3, 7.4 ये जो पीएच की रेंज है ये ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन एक्सेप्शन अपनी जगह पे हैं। ऐसे पौधे भी हैं जो ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक पीएच में हैं।
रहते हैं या रहना पसंद करते हैं। ये था जी कि ये पीएच की बेसिक वजूहात में क्या है। हाँ, अभी आपके मैंने सिर्फ एनिमल प्लांट का जिक्र किया है, मैंने मिनरल्स का जिक्र नहीं किया है। मिट्टी के अंदर जिस किस्म के मिनरल्स होंगे वो भी इफेक्ट कर सकते हैं कि उसकी पीएच क्या होगी, कितनी होगी। और ऐसे ही जो पोल्यूशन है, इसराइल का जिक्र तभी विषय ने बताया था, अगर पोल्यूशन किसी और तरीके से आ रही है तो उस पोल्यूशन की वजह से मिट्टी की पीएच चेंज हो जाएगी, और हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है। ये था जी पीएच को चेंज करने वाली चीज़ें कौन सी इसको अफेक्ट कर रही हैं या क्या वजह से चेंज हो रही है। अब हम इसके आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, इसका इफेक्ट प्लांट्स के ऊपर क्या होगा। मैंने अभी जिक्र किया है कि जो ऑप्टिमम पीएच है वो कितनी है। ऑप्टिमम पीएच का जिक्र मैंने कर दिया। ये अक्सर प्लांट के लिए इसकी रेंज 7 से लेके 7.5 तक है। ये मेजॉरिटी पौधों के लिए 7 से 7.5 ये ऑप्टिमम पीएच है मेजॉरिटी पौधों। लेकिन जैसे कि बात हो चुकी, कुछ पौधों के लिए लेस, इससे कम भी हो सकती है या मोर भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। वो एक्सेप्शंस होंगी। अगर किसी पौधे को एसिडिक पीएच चाहिए तो उसको कंडीशन देंगे तो बेहतर ग्रो करेगा, और ऐसी पीएच अगर पौधे को ज़्यादा बेसिक चाहिए तो उस पर ग्रो करेगा। अगर एक पौधा रिक्वायरिंग है कि उसको ज़्यादा उसको 8 या 9 चाहिए और आप उसको 6 में ग्रो करने की कोशिश करें पीएच में, तो ज़ाहिर है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर सकते। ये है जी पीएच के हवाले से बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी हैं, और मेरे हिसाब से इतना ही बहुत काफ़ी है। अगर किसी का इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। सर यहाँ पे एक वर्ड है MULL मल, इसका मुझे समझ क्लियर नहीं हो रहा, ये कौन सी सॉइल है? अच्छा, ये साल की टाइप की बात कर रही है आपकी बुक में, बुक कौन सी है आपके पास? सर वर्मा की है। इंडियन हो सकती है। याद रखिए कि सॉयल टाइप्स मेरा नहीं ख्याल कि उसने सिलेबस में कहीं पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मिट्टी की बहुत सी टाइप्स हैं और वो कई लिहाज से, मिट्टी की बहुत सी टाइप्स हैं और वो कई लिहाज से हैं। अब चूंकि सिलेबस में तो मुझे टॉपिक नजर नहीं आया ये वाला, इसलिए मैंने इसको टच नहीं किया है। मैं चंद मिसालें आपको दे देता हूँ। पीछे से जिक्र हुआ था कि वेदरिंग ऑफ रॉक, मैंने कहा था जी वेदरिंग होती है और वो मिट्टी बनती है। अगर वो मिट्टी वहीं पड़ी रहे, ये अब ये चूंकि टॉपिक अगला शुरू हो चला है तो मैं इसको स्टॉप करके अगला शुरू कर दूँ, लेकिन इसी के अंदर ऐड कर दूँ इसको। मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ चूँकि आपने पॉइंट आउट कर दिया है। मैं जस्ट सॉइल टाइप्स अच्छा नाम आपके सामने रख देता हूँ। एक है जी रेजिड्यूअल। रेजिड्यूअल अगर जहाँ मिट्टी बनी है, एक चट्टान थी, पत्थर था, वहां पे मिट्टी बनी है और वो वहीं पड़ी रहे तो वो रेजिडुअल सॉइल कहलाएगी, एक पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, वो वहां से आगे चल पड़े, ट्रांसपोर्ट हो जाए। आप समझते हैं ट्रांसपोर्ट क्या होती है? ट्रांसपोर्टेड, जो मुंतकिल हो जाए। अब ये ट्रांसपोर्टेशन एयर के जरिए हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी, वाटर के जरिए हो सकती है, दो पॉसिबिलिटीज, ग्रेविटी के जरिए हो सकती है, तीन पॉसिबिलिटीज, हत्ता के ग्लेशियर्स के जरिए भी हो सकती है। ग्लेशियर्स आई सी ग्लेशियर्स, इसके स्पेलिंग में शक है जी मुझे, ग्लेशियर्स के स्पेलिंग को चेक करना पड़ेगा। GLSI आई होना चाहिए था यहाँ पे मेरे ख्याल में, तो IER ग्लेशियर्स जी। ये पहले मैंने लिख दिया है जी। ग्लेशियर्स को अपने चेक कर लेना, डिक्शनरी से नेट से चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग क्लियर हो जाए। सर ग्लेशियर एस से पहले एक आई नहीं आना। ऐसे पहले आई नहीं है, चलिए ये निकाल दिया। ये है जी पॉसिबिलिटीज के इन तरीकों से मिट्टी ट्रांसपोर्ट हो सकती है। मसलन अगर ऊंची जगह है, ये जगह है, पहाड़ी इलाके है जो बर्स की ये नहीं है, पहाड़ बनता है, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है, चट्टान है। जब ये टूटेगी तो ये मिट्टी नीचे की तरफ गिरेगी ऐसे। अब ये ग्रेविटी के जरिए ट्रांसपोर्ट हुई है नीचे की तरफ। अगर स्लोप ज्यादा है, फर्ज के ये एक ऊंचा पहाड़ है ऐसे करके, ये मिट्टी ज्यादा गहराई तक नीचे तक जा सकती है ऐसे।
ये हो गया ग्रेविटी के जरिए। जब पानी आएगा तो पानी इसको फ्लो करके बहुत आगे ले जाएगा, दो तरीके। ऐसे ही जब एयर चलेगी वो भी मिट्टी को उड़ा के ले जाती है। और पहाड़ी इलाकों में जो ग्लेशियर्स होते हैं, जब वो ग्लेशियर भी फ्लो कर रहे होते हैं आस्ते आस्ते, वो भी मिट्टी के साथ ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब इनके भी नेम्स हैं, आपकी बुक्स में नाम दिए गए होंगे, बाकी कुछ सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको एलुवियम, एलुवियल सॉइल, कोलुवियल सॉइल और इस तरह के लफ्ज, इयोलिन, ये आपको लफ्ज मिल जाएंगे मुख्तलिफ तरीके से ट्रांसपोर्ट होने वाले। हमारे सहराई इलाकों में एयर के जरिए, विंड, एयर का जिक्र किया, एयर और विंड एक ही चीज़ है। हमारे यहाँ गर्मी का मौसम है, ये जो मई और जून वाली गर्मी होती है, बल्कि आसमान से गुबार सा महसूस होता है, वो हवा के साथ जो मिट्टी उड़ जाती है, बारीक पार्टिकल्स, उनकी वजह से महसूस होता है, और आखिरकार वो सेटल हो जाती है कहीं ना कहीं। पर ये है जी वो मेथड जिसके जरिए मिट्टी ट्रांसपोर्ट होती है। ये मिट्टी की वो टाइप है जो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पहुंची। अब उसके बाद अदर टाइप्स भी हैं, डिपेंड करते हुए। मैंने भी यहाँ पे जिक्र किया था कि किसी जगह पे अगर प्लांट मटेरियल ज़्यादा है, अगर किसी जगह पे प्लांट ज़्यादा है, मैं पाकिस्तान की मिसाल देने लगा हूँ। हमारे यहाँ खेत होते हैं, आप इसी को खेत समझ लीजिए, ये खेत है। आई एम श्योर कि आप जहाँ पे रहते हैं आसपास कहीं ना कहीं पे खेत होंगे और उनमें फसलें ग्रो होती हैं। फर्ज कीजिए फसल उगी हुई थी गंदम की या चावल की। जब गंदम या चावल को काटते हैं, काटने के दो तरीके में, क्लासिकल मेथड है द्रांति के साथ। ये पौधा उगा हुआ है, ये मैंने एक पौधा शो किया है, ये जमीन का लेवल है। द्रांति के साथ इस जगह से तकरीबन कम से कम 6 इंच 8 इंच ऊपर रख के इसको काटते हैं। वो बंदे जो द्रांति से फसलें काट रहे होते हैं, वो नीचे 6 7 8 10 इंच के बीच जगह छोड़ देते हैं और ऊपर से काट, जो नीचे बाकी जगह बचती है जिसको काटिए, इसको उर्दू में, पंजाबी में, दोनों में, उर्दू में भी कह सकते हैं, पंजाबी में भी यही लफ्ज है, मुड कहते हैं। इट इज कॉल्ड मुड। अब ये क्यों ऐसे काटा है, उसके दो रीजन है। एक तो जब इंसान काट रहा है वो ज्यादा गहराई से काटना पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा इसका ये फायदा है कि इसकी रूट्स पौधे की जमीन में मौजूद है, आपने यहाँ से काट दिया, अब पूरे खेत में ऐसे मुड ही मुड आपको नजर आते रहेंगे। जब तक ये मोड मौजूद है उस वक्त तक यहाँ मिट्टी का कटाव ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, सॉइल इरोजन का अमल नहीं हो सकेगा। एक फायदा, जब आप नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में फसल तैयार करना चाह रहे हैं तो इनको आग लगा दीजिए। जब इनको जलाएंगे तो ये ऐश में कन्वर्ट हो जाएंगे, पानी देंगे, उसमें हल चलाएंगे, स्वांगा फेरेंगे, और ये ज़मीन की जरखेज़ी में इजाफे का बायस बन होगी। ऐसे मिट्टी जिसमें प्लांट मटेरियल मौजूद है, जब प्लांट मटेरियल गले सड़ेगा, मिट्टी कैसा बन जाएगा, तो ये भी पीएच की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। ये मैंने प्लांट का जिक्र किया। एनिमल का जिक्र पहले कर चुका हूँ, जहाँ पे एनिमल्स मौजूद होते हैं, एनिमल्स का फीसेस और यूरिन मिट्टी में शामिल होता है, और आप इस बात से वाकिफ हैं। ये हमारे देहाती इलाकों का रिवाज है जी। अब मुझे पंजाबी के कुछ लफ्ज़ बोलने पड़ेंगे जी। मैं अगरचे मैं पंजाबी ही हूँ, लेकिन चूँकि मैं गांव में जाता तो रहा हूँ लेकिन रहा नहीं हूँ गांव में। मेरा लहजा, मेरा तलफ़्फ़ुज़, आप मेरे तलफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा वाकिफ़ हैं। मैं बहुत अच्छे लहजे में, जो देहातों में हमारी जब नहीं बोली जाती है, वो नहीं बोल सकता हूँ। तो समझता हूँ उसको, लेकिन उस लहजे में नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा लहजा बहुत ज़्यादा उर्दू वाला है। आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का मुझे सुनते हुए। बहरहाल मैं जो लफ्ज़ है, हाँ, ये भी याद रखिए कि पंजाबी में एक प्रॉब्लम है। हर 10-12 मील के फासले पे जब वो एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, अगले गांव में जाते हैं, तो हमारे यहाँ जो मुहावरा है जी पंजाबी का, कि हर 12 कोस, कोस जरा मील से बड़ा होता था, हर 12 कोस पे जट्टों की गोत और पंजाबी का लहजा चेंज हो जाता है। अगर आप किसी भी इलाके में जहाँ पे देहात मौजूद हैं ट्रैवल करते हैं, मैं फैसलाबाद से मिसाल देने लगा हूँ, फैसलाबाद और झांग, मैं उस इलाके की मिसाल देने लगा हूँ। आप एक गांव में मौजूद हैं, फर्ज कीजिए गांव का नाम है वलियाना, और वहाँ जो लोग ज़्यादा आबाद होंगे वो सब अपने नाम से वलियाना लिखते होंगे, वो उनके किसी जद्द अमजद का नाम होगा, तो ज़ाहिर है कि उनकी ज़ात की गोत है। अगर आप कास्ट और सब कास्ट के लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं कि नहीं, प्रॉपर कास्ट और सब कास्ट के लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं कि नहीं? सर सब कास्ट का नहीं पता। हाँ जी, और भी किसी को पता हो जी? किसी को कास्ट और सब कास्ट दोनों में फ़र्क का पता हो? ऑल पेडूस? या
जैसे कास्ट वो होती है, जैसे मतलब कि जो मेन है उसके बाद जो से मुख्तलिफ ड्राइव हो जाती हैं, वो सब कास्ट होती होंगी। नहीं उसकी नो इजाजत। सर मैं बताती हूँ। जी सर मैं बताएं, बताती हूँ। बताएं जी जनाब बताएं। अरे, जैसे कि एक कास्ट जाट है और उसके अंदर कई आ जाती हैं, मतलब एक हम कहते हैं एक ही जाट है सारे, लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ जातें आ जाती हैं। नहीं आपने फिर गड़बड़ कर दी है। जट जो है उर्दू में जाट कहते हैं, ये जात है जिसको इंग्लिश में कास्ट कहेंगे। और आगे यस जो सर। उनकी जो ब्रांचेस हैं वो गोत कहलाती है, उसको गोत सब कास्ट कहेंगे। मसलन आप जट तो नहीं है कहीं? यस सर हम जाट हैं। चलें फिर बताएं आप कौन से वाले जट हैं? सर हम दो थर्ड होते हैं। फिर बोल रहे हैं सर दो थर्ड। तो थर्ड बार ये नाम मैंने पहले नहीं सुना हुआ। चलें जी अब बड़ी माजरत के साथ मैं चूंकि आपको पता ही है सर कमेंट्स हाँ। मैं कमेंट्स करता रहता हूँ। आपको पता है मैं कमेंट्स देता होता हूँ, मैं बोलते शर्माता नहीं होता। कल पंजाबी का मुहावरा है जी, यस सर। जट जट की थे आगे क्या है? सर पता नहीं। मत की। हाँ चलें जवाब आ गया है। सर ये वाकई सच है। नहीं एक्सेप्शंस होती हैं लेकिन बहरहाल ऐसा ही है। ये जिनको पंजाबी खान कहते हैं ये हर के लोगों के एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं इस तरह से पहले से। बहरहाल आपने चूंकि एक नाम लिया है, इस तरह की बहुत सी सब कास्ट मौजूद हैं। मैंने जो नाम लिया था फैसलाबाद के इलाके और जंग के इलाके से, जैसे जैसे गांव चेंज होता है, आप एक गांव से लेकर दूसरे गांव में जाते हैं तो वहाँ पे कास्ट चेंज हो चुकी होती है और जुबान का थोड़ा सा लहजा भी चेंज हो जाता है। ये हर थोड़े फासले पे ऐसा हो रहा होता है और ये पूरे पंजाब में ही ऐसे ही है। मैंने भी एक नाम लिया था जी, वलियाना, अलियाना, मगियाना, रवाना और कुछ अजीब अजीब इस तरह के नाम होते हैं और जो कि लोकली के वेल नोन होते हैं। अब ये था जी इसके हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से बात चल रही है, उसमें हमें वापस आना चाहिए था। जैसे जैसे जिस इलाके में चीज़ों का ना हो, सॉरी जहाँ से बात शुरू हुई थी, ये हमारे यहाँ देहातों में रिवाज है कि अगर किसी की ज़मीन कमज़ोर हो जाए, फसल कम हो जाए, ये पुराना रिवाज था, अब तो शायद चेंज हो गया, तो वो अनाउंस करते हैं गांव में, गांव के सारे लोगों से कहते हैं जी आप अपने गाय भैंसें भेड़ बकरियां मेरे खेत में ला के बांध। अगर पूरे गांव की गाय भैंस भेड़ बकरियां एक खेत में बांध दी जाएं तो उनका यूरिन और फीसिस यानी गोबर जो है वो सारा खेत में शामिल हो जाएगा और थोड़े ही अरसे में उसके बाद उसमें हल चला देंगे, वो खेत बहुत जरखेज हो जाएगा। जी अब सवाल है जी आप लोगों से जिनका गांव से ताल्लुक हो, इस अमल को क्या कहते हैं? ये अगर वो गांव में रहता है और उसको पंजाबी आती है, और मैं पहले बता चुका हूँ कि पंजाबी के मुख्तलिफ लहजों में इसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं। मैं जो लफ्ज़ जो मैंने सुना हुआ है वो मैं बाद में बताऊंगा, तो पहले आपने सर सुना। बाग कहते ने बाग। जी दोबारा बोलें ताहिर। सर बाग कहते ने जानवरां नूं कि अपनी फसलां विच लै जाण दी। जी बिल्कुल ठीक है जी, ताहिर का जवाब दुरुस्त है और मैंने भी यही लफ्ज़ ही सुना हुआ है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में इसके लिए और भी अल्फाज हैं। इसको बाग कहते हैं पंजाबी में। और सर हमारे गांव में इसे मल्लड़ कहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा है ना कि चूंकि मुख्तलिफ जगहों पे पंजाबी में अल्फाज में इस फर्क आपको नजर आएगा। ये रिवाज था ज़माना कदीम से, अब तो चूंकि वो खादें आ गई हैं, उस दौर में यही इस्तेमाल होता था और ये बहुत अच्छी खाद के तौर पे, और ये ज़मीन को जरखेज बना देता है, उसकी फर्टिलिटी में इजाफा कर देता है और उसकी पीएच को भी इफेक्ट करता है। अगर एसिडिक पीएच वाली मिट्टी हो तो वो बड़े आराम के साथ, बड़े बेहतर तरीके के साथ, बड़ी मुनासिब पीएच में आ जाती है और फसल ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाती है। बहरहाल ये था जी ज़मीन के हवाले से, पीएच के हवाले से, मुख्तलिफ जानदारों का उसके ऊपर फैक्ट, और मिनरल्स का फैक्ट याद रखिएगा कि जो मिनरल्स हैं नेचुरल मिनरल्स वो भी इफेक्ट करती हैं पीएच को। और चूंकि अब कंपोजिशन फिर वही मसला है, आपके सिलेबस में है, किताबों में भी चीज़ मौजूद है कि नहीं है ये आपको खुद देखना है, लेकिन सिलेबस में ये शामिल नहीं है। उसकी जो कंपोजिशन थी उसमें जो मिनरल्स हैं वो कौन कौन सी हैं उनका जिक्र मुझे सिलेबस में कहीं नज़र नहीं आया, इसलिए मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पे। हमारा टाइम तकरीबन ख़त्म होने वाला है, जस्ट आखिरी मिनट चल रहा है। जी पूछें जी बुशरा। मेरा क्वेश्चन ये है कि सोइल की जो कंपोजिशन है उसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। अगर हम एक प्लांट है उसको इम्प्लांट कर रहे हैं सोइल में, तो इन चीजों की अवेलेबिलिटी टू द प्लांट एट डिफरेंट पीएच है, तो ये पीएच फिर कैसे मेंटेन रहती है? लेट्स सपोज उसे वाटर चाहिए तो वो उसको एक डिफरेंट पीएच पे चाहिए, न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एक डिफरेंट पीएच पे चाहिए, तो ये किस तरह मेंटेन होता है फिर? नहीं आपने चीज़ों को मिक्स कर दिया, गड़बड़ कर दिया।
मिट्टी में वाटर प्योर नहीं होता, उसके अंदर मुख्तलिफ साल्ट्स डिजॉल्व होते हैं और वो साल्ट मिट्टी से ही आए होते हैं। या देखिएगा, आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, साल्ट्स भी एसिडिक और बेसिक होते हैं, ऐसे ही मिनरल्स भी एसिडिक और बेसिक होती हैं। और अभी जो मैंने जिक्र किया कि आमतौर पर मिट्टी 7 से 7.5 pH की रेंज में होती है। मैंने आमतौर पर इस्तेमाल किया था, मेजॉरिटी मिट्टियाँ जो हैं वो ये pH शो कर रही होती है। लेकिन जैसे मैं कह चुका हूँ कि डिफरेंट मिनरल्स की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में सॉइल की pH चेंज हो सकती है, और अगर pH चेंज होगी तो वहाँ पे हर तरह के पौधे ग्रो नहीं हो सकेंगे। मेजॉरिटी पौधे इसी रेंज के अंदर, जो मैंने पिन पॉइंट की हुई है, इस रेंज के अंदर ग्रो करते हैं। मेजॉरिटी प्लांट्स की नॉर्मल रिक्वायरमेंट यही होती है। लेकिन जो एक्सेप्शंस हैं, प्लांट भी एक्सेप्शनल हैं, तो वो एक्सेप्शनल पीएच पे ही ग्रो हो सकते हैं, वो एक अलग मसला होगा। जी, कोई और क्वेश्चन जी? Any question? If you have a question. 28 participants at a time.